ईरान का एक और परमाणु वैज्ञानिक मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बता दें, ईरान का एक और परमाणु वैज्ञानिक के मारे जाने की खबर है। सीज फायर के ठीक पहले ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारा गया, ये रिपोर्ट कहता है। साथ ही ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रेजा सादेगी मारे गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लगातार लोग मारे गए, लेकिन इसी बीच आपको बता दें, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक के मारे जाने की खबर आई है। नाम बताया जा रहा है रेजा सादेगी, जो कि मारे गए हैं। वैज्ञानिक थे। हम वापस लौटेंगे अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ संजय मिस्टन जी हैं। संजय जी, जो सवाल पूछा था एक बार उसका जवाब दीजिएगा। और देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत क्लियर इरादा है कि वो मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन वो तो चाहते ही हैं। और वो उनकी ये देखिए, जब ये इलेक्शंस की कैंपेनिंग कर रहे थे, एक तो मागा तो था ही, और साथ में ये था कि वो विश्व में पीस कराएंगे। और ये जो आज हुआ है, ये तो मेरे ख्याल बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप हुआ है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और जो सीरियन लीडर से भी वो मिले थे, अहमद अल शरा से, वो भी एक बहुत बड़ा बोल्ड एक्शन था। अब मेरे को लगता है इससे उनको एक और इम्पेटस मिलेगा। अब हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर को भी शायद अभी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को कल नेटो मीटिंग में जाना है ब्रसल्स में, तो वहां पर इसके ऊपर भी अभी डिस्कशन होगा। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल बहुत बड़ी बात। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये जो भी एक्शन ले रहे हैं, देखिए विश्व में आज सब चाहते हैं शांति। और एक और चीज जो अभी मेरे को लग रहा है, ये जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, जो वर्ल्ड में एक रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा था, ये खासकर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी, वो भी शायद अब कम होगी। क्योंकि वो बार बार एक जो मुद्दा है ईरान का कि यहूदियों को खत्म करना है, ज्यूज को खत्म करना है, शायद अब वो भी ठंडा पड़ेगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अब यहाँ रुकेंगे नहीं। अब वो ये है कि ईरान के साथ, इजराइल के साथ और यूएस के बीच में काफी बातचीत होगी। उसका नतीजा ये होगा, पहली बात, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटेंगे, बशर्त ये चीजें होंगी कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको राइट टू एग्जिस्ट देंगे, और ये अपने प्रॉक्सीज को आप फंड करना बंद करेंगे और प्रॉक्सीज को बंद करेंगे। और तीसरा, मेरे ख्याल इजराइल पे भी शायद एक बताया जाएगा कि आपको फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उनको भी एक होमलैंड देना पड़ेगा। और इसका ओवरऑल फायदा पूरे मिडिल ईस्ट में होगा। भारत को एक और फायदा होगा, विश्व में ऑयल प्राइसेस अब गिरेंगी। अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के खिलाफ हटते हैं, तो ईरान खुले दिल से, खुली छूट से इंडिया वहां से इंपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अभी हमारा इंपोर्ट बाकी कंट्री से ले रहे हैं और रशिया से भी ले रहे हैं। और रशिया को इसमें थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब ऑयल प्राइसेस गिरेंगी तो रशिया ऑयल का भी जो एक उन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी थी, तो ये ओवरऑल रूस को और चाइना को इतना एडवांटेज नहीं है। अब मेरे को लगता है ये सब देखते हुए रूस के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुका है यूक्रेन के साथ। अगर सवाल किया जाए मिला क्या, 1 लाख से ज्यादा उसके सैनिक मर चुके हैं, मिलिट्री हार्डवेयर उसका डैमेज हुआ है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। और क्या थोड़ी सी टेरिटरी के लिए ये डॉनबास का इलाका या चलो खेरसा और वो ज़ेपोरिज़िया ले लिया, लेकिन किस कीमत पे? तो हो सकता है कि ये नेटो में भी जो भी मीटिंग होगी, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अगर यहाँ भी सक्सेस ले ली, रशिया यूक्रेन का युद्ध अगर उन्होंने हटवा दिया, और ये जो 3 देशों के बीच में यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में अगर ये मध्यस्थता हो जाती है, तो यहाँ पर ईरान के खिलाफ भी इकोनॉमिक सैंक्शन हट जाएंगे। इजराइल को एक राइट मिलेगा अपना एग्जिस्ट करने को, और जो ये न्यूक्लियर परमाणु हथियार बना रहा था ये ईरान, वो भी अपने आप गिव अप कर देगा। हो सकता है फिर यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश करने में मदद करेगा। इसीलिए कल आपने एक स्टेटमेंट देखा था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब वो सत्ता पलट पे वो फोकस नहीं करेंगे। वो हो सकता है जब ये डेवलपमेंट, देखिए आज ईरानी लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ की जो विमेन भी हैं वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं। कोई भी कंट्री डिक्टेटरशिप नहीं चाहता है। आप ये देखिए सीरिया में अल असाद ये कैसे भागना पड़ा था उसको, और आज 46 साल इधर भी हो गए ये ईरानियन डिक्टेटरशिप को। लोगों को पसंद नहीं है, वो उनको डंडे की चोट पे आना पड़ता है ये जुलूस वगैरह में। लेकिन ऑन ग्राउंड आप जो जितने इंडियंस भी गए हैं उनको भी वहां पर फीडबैक यही है। और जब मैं अफगानिस्तान में था, वहां सबको लिबरलिज्म चाहिए। किस देश को तानाशाही आज चाहिए? तो लिबरलिज्म और जो डेमोक्रेसी है उसकी भी एक मेरे को लग रहा जीत है। और ये आप देखिए वेस्ट एशिया में दुबई एक कितना लाइव एग्जांपल है, कतार है, सऊदी अरेबिया है, वहां तो कोई कट्टरपना नहीं है।
वहाँ आप सब अपना अपना मंदिर मस्जिद सब बना रखे हैं। भारत का पिछले साल दोहा में इतना बड़ा दोहा नहीं है, यूएई में इतना बड़ा वो मंदिर बना था। तो कहने का मतलब है कि विश्व में अब रेडिकलिज्म भी शायद कम होने की जरूरत है। और आज हिंदुस्तान को मेरे ख्याल विश्व के साथ मिलके जो पाकिस्तान में कट्टरपना चला आ रहा है, और ये जो मुनीर ने बोला है कि हिंदू मुस्लिम अलग होते हैं और वो क्या नाम है शुरू से ही अलग हैं, ये अलग देश हैं वगैरह वगैरह, इस पे भारत को विषय उठाना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खराब चीज है कि उस आदमी को जिसने ये कट्टरपन फैला रहा है विश्व में, और उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लंच पे बुलाया है। तो मेरे को लगता है भारत को ये उठाना चाहिए। भारत को इस लिहाज से चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कट्टरपन भारत के लिए भी खराब है। रेडिकलाइजेशन ये जो चाहते हैं वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये जो इस्लामिक रेडिकलिज्म चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, तो मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। उनकी पर्सनालिटी बोल्ड, रिस्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, और ऐसे ही लीडर्स सक्सेसफुल होते हैं। ये वो लीडर हैं जो मिलके और चीजों को रिजॉल्व करते हैं। हैरानी मत होइएगा कि कल ये खुमैनी और तीनों मिल सकते हैं, ये नेतन्याहू इकट्ठे भी हो सकते हैं। वो होती है लीडरशिप। आप या तो है बस लगे रहिए, चीजों को डिले करते रहिए। मेरे ख्याल ये फर्म और बोल्ड लीडरशिप है, और इसी में विश्व का भला है। और मेरे ख्याल मिडिल ईस्ट तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। संजय कुलकर्णी जी का रुख करेंगे, ठीक है संजय बिस्टन जी, विश्व का इसमें भला है क्योंकि शांति बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच एक और सवाल संजय कुलकर्णी जी कि ये जो सीज फायर फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच लगा है, इसका जो प्रभाव है अदूरगामी अगर हम देखें तो इसका भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? जिस तरीके से अभी युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद भारत के ऊपर जो प्रभाव था वो हम देख रहे थे, युद्ध विराम का क्या असर भारत के ऊपर देखने को मिलेगा? देखिएगा, भारत के रिश्ते जो हैं इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो कम से कम जो तेल हम पूरा अभी भी जिस प्रकार से सैंक्शंस लगे हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, रूस के ऊपर सैंक्शंस लगने के बावजूद भी हम लोग जिस प्रकार से तेल ले रहे थे और रूस की मदद हो रही थी, उसके कारण मुझे लगता है अगर विश्व में शांति होगी तो नॉर्मल जब ट्रेड खुल जाता है तो आप देखेंगे भारत को भी फायदा होगा। क्योंकि भारत इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और पुतिन भी बार बार इन्होंने अपना एक मैसेज तो भेज ही दिया है कि वो अब यूक्रेन को वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये साफ दर्शाता है कि पूरे विश्व में अब इनफ इज इनफ हो गया है, लोगों को परेशानी शुरू हो गई है। और अगर जैसे कल अपने ट्रम्प मिलने वाले हैं नाटो को ब्रसेल्स के अंदर, तो उसके बाद क्योंकि नाटो ही एक ऐसा कंप्लीट 32 देशों का ग्रुप है जो रूस के बरखिलाफ खड़ा है, तो अगर वहां पे डिसीजन लिया जाता है और अगर रूस ये मानता है कि चलो लड़ाई समाप्त की जाए, अब किस तरीके से समाप्त की जाए, यूक्रेन को दो भागों में ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन करके करे, जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को किया था दूसरे महायुद्ध के बाद, क्योंकि कौन सा पोर्शन रूस के पास रहेगा, कौन सा पोर्शन यूरोप के पास रहेगा, उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर स्पेशली जो टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत और इजराइल के बीच में जितने सारे जो संधियां हैं उसको लेकर के और हर हमेशा इजराइल भारत के साथ ही खड़ा दिखा है। इसमें कोई शक नहीं, चाहे कोई भी युद्ध हो, कोई भी आपत्ति भारत के ऊपर आती है तो इजराइल देखते हैं वो कि इजराइल भारत के साथ खड़ा दिखता है। वैसे ही ईरान भी कितना भी कोई भी परेशानी हो तो ईरान हमेशा तेल देने में कभी हिचकिचाया नहीं भारत को। और अगर चाबहार पोर्ट के साथ जिस प्रकार से हम लोग लगातार बिल्कुल संजय जी,